मूवी के स्टार्ट में कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि द लेजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस बुक रीड कर रहे थे, जिस बुक में कोमरेत्तु गांव की कहानी है। अब आगे हमें इसी बुक की कहानी को दिखाया जाता है जहां एक लेडी अपनी बेटी को कोमरेत्तु गांव ले जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी से एक जानवर टकराता है, तो वो लेडी गाड़ी से बाहर आकर देखती है तो वो जानवर वहां से भाग जाता है। अब जब वो लेडी अपनी कार में वापस जा रही थी तभी उसे पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक बच्ची की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है पेड़ से। तो वो डर कर अपनी कार में जाती है, पर उसने कार की चाबी वहीं गिरा दी थी। फिर वो बाहर जाकर अपनी कार की चाबी वापस लेकर आती है और देखती है कि उसकी बेटी उसके कार में है नहीं और कोई आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है। अब अगले सीन में हमें पन्ना और उसकी फैमिली देखने मिलती है जो कि अपने शादी के लिए जनार्दन गंभीर के घर आए थे और ये उनके फैमिली फ्रेंड ही लगते हैं। अब पन्ना के डैड विश्वनाथ जो कि जनार्दन को अपना बड़ा भाई मानते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो पन्ना की शादी यहीं अपने माता पिता के कोमरेत्तु वाले घर में करना चाहते हैं, पर जनार्दन उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उस गांव के लोगों का मानना है कि उस घर के आसपास ब्रह्म राक्षस रहता है एंड उसने अभी तक काफी सारे बच्चों को मारा भी है, तो इसीलिए उस घर के आसपास भी कोई नहीं जाता। तो विश्वनाथ कहता है कि मेरे माता पिता का सपना था कि वो पन्ना की शादी देखे, पर ऐसा नहीं हो सका, तो अब एटलीस्ट उनकी आखिरी निशानी कोमरेत्तु वाले घर में पन्ना की शादी कर दूं। यहाँ विश्वनाथ जनार्दन की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, तो जनार्दन अपने छोटे भाई एकनाथ से कहता है कि अगर इसे अपने मन की करनी है तो उनमें से कोमरेत्तु वाले घर की चाबी दे दो। इतना कहकर जनार्दन वहां से चला जाता है और यहाँ पे इन्हें ये भी पता चलता है कि जनार्दन और उसकी वाइफ शांता पिछले 28 सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते। तब एकनाथ इन्हें बताता है कि 28 साल पहले दादा और वहीनी के बेटे संजू ने भूतनाथ मंदिर से सोना चुराया था, और जब ये बात दादा को पता चली तो दादा ने उसे काफी मारा और उसे सोना वापस लेकर आने के लिए कहा। पर उस दिन तो संजू घर से गया था, वो आज तक वापस नहीं लौटा, और तब से वहीनी ने भी दादा से बात करना बंद कर दिया। अब इस बात को पूरे 28 साल हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करते। फिर उसी दिन पोस्टमैन शांता को एक लेटर देता है जिसको पढ़ने के बाद शांता को पता चलता है कि उसका बेटा संजू 28 साल बाद लंदन से वापस आ रहा है। और अगले सीन में संजू को दिखाया जाता है जो कि कोमरेत्तु आ चुका था। जब संजू अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में उसे पकरू मिलता है, तो पकरू उसे रुकाकर पूछता है तुम संजू हो ना, क्योंकि पकरू को पता था कि संजू आज काफी सालों बाद घर वापस आने वाला है। तो पकरू संजू को अपनी गाड़ी में जनार्दन गंभीर के घर छोड़ता है, पर घर पर कोई भी नहीं था। तो वहाँ काम करने वाला आदमी आके बताता है पकरू को कि घर के सभी लोग पास के गांव में गए हैं क्योंकि आज वहाँ पे तमाशा है। तो संजू पकरू से उस गांव में जाने का रास्ता पूछता है। पकरू कहता है कि अगर हम गाड़ी से गए तो 2 घंटे लगेंगे, लेकिन हमें पास में एक कच्चा रास्ता है, अगर पैदल गए तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो संजू पकरू को अपने साथ आने के लिए कहता है, पर पकरू मना कर देता है उसके साथ आने के लिए क्योंकि उस रास्ते में कोमरेत्तु वाला घर पड़ता है और सभी गाँव वालों का मानना है कि वहाँ पे ब्रह्म राक्षस रहता है, इसलिए पकरू संजू के साथ जाने से मना कर देता है। अब पकरू संजू के साथ आने के लिए तैयार नहीं था, तो संजू अकेले निकलता उस रास्ते, और रास्ते में उसे कोमरेत्तु वाला घर भी दिखाई देता है। तो घर के पास जाके देखता है एंड तभी उसकी टक्कर होती है पन्ना से जो कि वहाँ आई थी फोटो क्लिक करने। फिर ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और उसी वक्त पन्ना को वहाँ के कुएं के पास एक मशाल जलती हुई दिखाई देती है। तो पन्ना को लगता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि सभी लोग ने कहा था कि इस घर के आसपास कोई आता नहीं, तो ये मशाल कैसे जल रही है यहाँ पे। फिर ये दोनों उस कुएं के पास जाके देखते हैं एंड वहाँ उन्हें एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है बिना सर के। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग जनार्दन गंभीर के घर आए थे क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि पुलिस ऑफिसर मर चुका है, और यहाँ जनार्दन विश्वनाथ को चिल्ला रहा था कि उसने पन्ना को रात को वहाँ पे क्यों भेजा, और साथ ही साथ वो संजू को भी घर में आने से मना कर देता है क्योंकि जनार्दन को लगता था कि अगर ये दोनों कोमरेत्तु वाले घर के पास नहीं जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। और जनार्दन विश्वनाथ से कहता है कि अब कोमरेत्तु वाले घर का दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलेगा, तुम चाहे तो पन्ना की शादी यहीं मेरे घर से करवा दो। पर विश्वनाथ ये सुनकर खुश नहीं था और वो कहता है कि किसी और के मरने की वजह से हम अपने घर का दरवाजा क्यों बंद करें। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में हल्की सी आर्गुमेंट होती है। तभी इनके गांव का एक आदमी जनार्दन को समझाता है कि जब से संजू ने भूतनाथ मंदिर का सोना चुराया है तब से कोमरेत्तु परिवार में कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ है, इसलिए तुम कल ही अपने पूरे परिवार के साथ जाकर वहाँ पे पूजा कराओ। यहाँ शांता अपने कमरे में रो रही थी क्योंकि जनार्दन ने उनके बेटे संजू को घर में आने से मना कर दिया है, तो पन्ना उन्हें जाकर मोरल सपोर्ट देती है। और उसी वक्त संजू घर की खिड़की के पास आकर अपनी माँ से बात करता है। फिर अगले दिन जनार्दन अपने पूरे परिवार के साथ पूजा करा रहा था, तो पकरू बताता है कि एक नया पुलिस ऑफिसर आ रहा है गांव में, और उसी बीच वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आके चिल्लाने लगती है कि तुम सबका अंत आ चुका है और एक बार फिर से खून की होली खेली जाएगी, तो वहाँ के लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर विक्रांत रोना भी कोमरेत्तु आ रहा था, कोमरेत्तु गाँव का नया पुलिस ऑफिसर बन के। पर जिस बोट से वो आ रहा था उस बोट में कुछ इलीगल काम करने वाले स्मगलर्स भी थे, तो विक्रांत पहले उन्हें सबक सिखाता है, फिर अपनी जीप लेके कोमरेत्तु गांव की ओर बढ़ता है, और उसकी जीप में उसके साथ उसकी बेटी भी थी गीतांजलि, जिसे वो गुड्डी बुलाता है। पर जब वो कोमरेत्तु जंगल से गुजर रहा था तब अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो विक्रांत आगे का सफर अपनी बेटी को लेकर पैदल ही पूरा करता है।
अब सुबह कांस्टेबल तावड़े विक्रांत सर को नाश्ता देने आया था। तब विक्रांत से कहता है कि कोमरेतु जंगल के पास मेरी जीप पंचर हो चुकी है, तुम किसी को भेज के वहां से मेरा लगेज मंगा दो। तो जाने से पहले तावड़े विक्रांत से कहता है कि अगर आपको पुलिस स्टेशन जाना हो तो आप पुराने वाले इंस्पेक्टर का बाइक लेकर जा सकते हैं, वो यहीं पे पीछे रखा है। यहाँ पन्ना उसका छोटा भाई मुन्ना और साथ साथ पकड़ू क्रिकेट खेल रहे थे। तो कैच पकड़ने के चक्कर में पन्ना गलती से जाके संजू के ऊपर गिरती है, जो कि जंगल में ही सो रहा था। पन्ना के पीछे पकड़ू और मुन्ना भी वहाँ पे आते हैं। तो पन्ना संजू से कहते हैं कि तुम जल्दी से रेडी होके कोमरेतु वाले घर पे आओ, आज वहाँ पे पूजा है और आज से हम वहीं रहेंगे। तो संजू पूछता है पन्ना से, क्या तुम लोग यहीं पे सेटल हो रहे हो? तो मुन्ना कहता है ऐसा कुछ नहीं, 1 महीने में पन्ना की शादी है और उसके बाद हम लोग मुंबई चले जाएंगे। बट पन्ना की शादी की बात सुन के संजू थोड़ा उदास हो चुका था, क्योंकि वह पन्ना को पसंद करने लगा था। यहाँ विक्रांत अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन आया था और पुलिस स्टेशन की दीवार को देखकर विक्रांत कांस्टेबल प्रजापति से पूछता है कि ये सब क्या है। तो प्रजापति बोलता है कि आपके पहले जो इंस्पेक्टर था उसे केस के बारे में कुछ भी पता चलता था तो वो दीवारों पे लिखता था, क्योंकि उसे किसी पे भरोसा नहीं था। फिर विक्रांत प्रजापति से उसके बारे में पूछता है और उसे चाय लेकर आने के लिए कहता है। अब तक तावड़े भी विक्रांत का सामान लेकर आ चुका था। तो विक्रांत उससे पूछता है कि पहले वाले इंस्पेक्टर की बॉडी कहाँ पर मिली थी। तो तावड़े बताता है कि इंस्पेक्टर की बॉडी कोमरेतु वाले घर के कुएं में मिली थी, पर जनार्दन गंभीर ने उस घर पे ताला लगाया है और वो किसी को वहां पे जाने भी नहीं देते। फिर विक्रांत पहुंचता है जनार्दन गंभीर के घर पे और उससे पूछता है कोमरेतु वाले घर के बारे में। तो एकनाथ कहता है कि उस घर के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि सबका मानना है कि वहाँ पे ब्रह्म राक्षस है। तो विक्रांत उससे सार्कास्टिक वे में पूछता है, अगर मैं अभी जाऊंगा तो मुझे मिलेगा तुम्हारा ब्रह्म राक्षस? तो गुस्से में जनार्दन कहता है कि यहाँ पे मजाक चल रहा है और इतना बोल के वहां से निकल लेता है, क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना था कुछ काम से। फिर विक्रांत एकनाथ से उस घर की तरफ जाने का रास्ता पूछता है। बेसिकली विक्रांत इस कुएं के पास कुछ क्लू ढूंढने आया था, जिससे कि उसे पता चले कि इंस्पेक्टर को किसने मारा है। बट विक्रांत के पीछे संजू और पकड़ू भी आए थे। फिर विक्रांत इन दोनों का परिचय पूछता है और संजू के हाथ में रस्सी देके खुद कुएं में कूदता है। कुएं के अंदर उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बस एक वॉलेट मिलता है इंस्पेक्टर का, जिसके अंदर इंस्पेक्टर की फोटो और एक 1 रुपए का नोट था। आगे में देखने मिलता है कि विक्रांत प्रजापति के साथ जंगल में आया है, जहाँ उसकी जीप पंचर हुई थी। क्योंकि विक्रांत को पता था कि उसकी जीप पंचर नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उस पर शूट करके उसे पंचर किया था। और जंगल में कहीं से धुआं आ रहा था, तो विक्रांत उस धुएं का पीछा करते हुए वहां पे पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि किसने कुछ देर पहले वहां पे आग लगाई थी। इसका मतलब कोई तो आया था वहां पर। कि तभी कुछ लोग विक्रांत पे भाले से अटैक करते हैं। तो विक्रांत इनके अटैक से बचते हुए इन्हें मार रहा था, पर वो लोग भी छुप छुप के अटैक कर रहे थे और विक्रांत उन्हें पकड़े उससे पहले वो लोग गायब हो चुके थे। पर वहीं पे विक्रांत को पहले वाले इंस्पेक्टर का बैच और शू मिलता है और कुछ ही दूर पे उसे एक लड़की की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है पेट से। अब यहाँ पे गांव के लोग और उस लड़की के माता पिता भी आए थे। फिर बाकी के पुलिस ऑफिसर उस लड़की की बॉडी को नीचे उतारते हैं एंड उसकी बॉडी पर से उन्हें एक चिट्ठी मिली थी एंड उस लड़की के फेस पे एक पेंटिंग भी बनाई हुई थी। अगले दिन विक्रांत गाँव के स्कूल में आया था, क्योंकि जिस लड़की की बॉडी मिली थी कौशल्या, वो इसी स्कूल में पढ़ती थी। तो यहाँ की जो पीटी टीचर है वही स्कूल के हेडमास्टर है। तो विक्रांत को बताते हैं कि कौशल्या काफी इंटेलिजेंट बच्ची है। तो विक्रांत उन्हें बताता है कि उसकी बॉडी मिली है हमें कल रात को। और विक्रांत ये भी कहता है कि अभी तक जितने भी बच्चे मरे हैं उन सभी में से ज्यादातर बच्चे तुम्हारे स्कूल के थे। फिर विक्रांत उनके कैबिन में लगे हुए एक पेंटिंग के बारे में पूछता है। तो पीटी टीचर लॉरेंस बताता है कि ये उसके भाई ने बनाई है, जो कि बॉम्बे में रहता है। तो लॉरेंस से पूछताछ करने के बाद पुलिस स्टेशन में विक्रांत तावड़े से पूछता है कि अब तक जितने भी बच्चे मरे हैं उन सभी चीज में उसने कॉमन चीज क्या नोटिस की। तो तावड़े कहता है कि उन सभी की बॉडी पे एक चिट्ठी मिलती है और उनके चेहरे पर एक पेंटिंग बनाई होती है। फिर विक्रांत तावड़े से बॉडी पे मिले हुए चिट्ठी पे जो लिखा है उसका मतलब पूछता है। तो तावड़े बताता है कि इसमें लिखा है कि घुंघरू के झनकार से खून की होली की शुरुआत होगी। अब रात के वक्त जब पन्ना बुक रीड कर रही थी तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो उस आवाज का पीछा करते हुए पन्ना घर के ऊपर वाले माले पे पहुंचती है एंड वहाँ पे उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है एंड ये वही औरत है जो उस दिन पूजा में चिल्ला रही थी। तो ये औरत एक बॉक्स की तरफ इशारा करके वहाँ से गायब हो जाती है और जब पन्ना उस बॉक्स को ओपन करके देखती है तो उसे किसी का कटा हुआ सर दिखाई देता है एंड ये उसी पुलिस इंस्पेक्टर का सर था जिसकी बॉडी लटकी हुई मिली थी कुएं के पास। सुबह जब जनार्दन विश्वनाथ उसके परिवार को अपने घर लेकर जा रहा था कोमरेतु वाले घर पर ताला लगाकर, तब विक्रांत वहाँ पर आता है क्योंकि इंस्पेक्टर का सर इसी घर में मिला था और वो डिसाइड करता है कि अब से वो इसी घर में रहेगा ताकि वो देख सके कि आखिर अब तक जो लोग मरे हैं और इस घर का क्या संबंध है एक्चुअली। पर जनार्दन इस चीज़ के लिए राजी नहीं था, वो नहीं चाहता था कि विक्रांत इस घर में रहे। तो विक्रांत उसे वार्निंग देता है कि अगर मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। यहाँ पन्ना उस बूढ़ी औरत के बारे में जानने आई थी जिसे उसने रात को देखा था। तो ये आदमी पन्ना को बताता है कि जिस औरत को तुमने देखा उसका नाम दियू है और वो एंटोनी की माँ है। और ये भी बताता है कि 28 साल पहले एंटोनी और उसके परिवार ने आत्महत्या की थी। तब से एंटोनी की आत्मा उस घर के आसपास घूमती रहती है और अपने परिवार के मौत के सदमे की वजह से एंटोनी की माँ पागल हो गई है। पुलिस स्टेशन में विक्रांत तावड़े से पूछता है कि जहाँ में उस बच्ची की बॉडी मिली थी वो जमीन किसकी है। तो तावड़े बताता है कि वो जमीन मूसा की है।
फिर विक्रांत मूसा से मिलने के लिए रकमा के बार पे जाता है, क्योंकि मूसा अक्सर रकमा के बार पे आता था, पर आज वो वहाँ पे नहीं था। तो वो रकमा से पूछता है कि मूसा कहाँ पे। रकमा बताती है कि वो कोमरेतु चेक पोस्ट पे मिलेगा, 15 मिनट में आने वाला है वहाँ पर। चेक पोस्ट पर विक्रांत जब मूसा का वेट कर रहा था, तब गुड्डी कहती है आपको पता है ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो फिर विक्रांत गुड्डी की बात मानते हुए सिगरेट को फेंक देता है बाहर। अब मूसा कन्नी के आने के बाद विक्रांत उससे पूछता है कि बॉर्डर के इस पार से उस पर क्या लेकर आते हो और क्या लेकर जाते हो, पर मूसा उसे कुछ बताता नहीं। तो विक्रांत उससे उस बच्ची के बारे में पूछता है जिसकी बॉडी मिली थी उसकी जमीन पर। मूसा कहता है कि मुझे बुरा लगा उसके बारे में सुन के, पर इस मामले में मेरा कुछ लेना देना नहीं। फिर विक्रांत कहता है ठीक है, पर इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा की मौत में तो तुम्हारा हाथ जरूर है। और मूसा कहता है कि पता नहीं क्यों अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है। तब विक्रांत समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है और फिर वो मूसा के कान के नीचे बजाता है। तो विक्रांत मूसा को छोड़ देता है क्योंकि उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था मूसा को पकड़ने के लिए। तो मूसा से बात करने के बाद विक्रांत यहाँ पर आकर संजू को पंजे के मुकाबले में हरा देता है और उसकी मदद करता है पन्ना को इम्प्रेस करने में। रात को पार्टी खत्म होने के बाद जब पन्ना और मुन्ना अकेले जंगल के रास्ते से घर जा रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पे तावड़े दिखाई देता है और ये दोनों उसे आवाज भी लगाते हैं, पर तावड़े इनकी आवाज नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ये दोनों डर डर के आगे बढ़ रहे थे एंड थोड़ी दूर पे इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो एक कल्चरल कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पे नाच रहा था और आग में अपना हाथ डाल के जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुन के मुन्ना भी जोर से चिल्लाता है एंड मुन्ना की आवाज सुनने की वजह से वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और डर कर पन्ना और मुन्ना भी वहाँ से भागते हैं। पर भागते वक्त इन दोनों को कुएं के पास एक आदमी की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है। सुबह जब विक्रांत और बाकी पुलिस ऑफिसर आके देखते हैं तो पता चलता है कि ये बॉडी तो चेकपोस्ट वाले गार्ड बल्लू की है। अब पुलिस स्टेशन में विक्रांत पन्ना और मुन्ना से बात करता है, तब पन्ना बताती है कि उन्हें जंगल में एक आदमी दिखाई दिया था जो कि मुंह पे रंग लगाकर नाच रहा था और आग में हाथ डालकर चिल्ला रहा था। तभी तावड़े आके विक्रांत को बताता है कि दूसरे चेकपोस्ट वाले गार्ड की भी बॉडी मिली है कोमरेतु जंक्शन के पास। तो विक्रांत तावड़े के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है। उसी दिन रात को पन्ना संजू को लेकर कोमरेतु वाले घर में जाती है विक्रांत सर को बताने के लिए कि उसने कल रात को कांस्टेबल तावड़े को भी देखा था जंगल में। इसलिए पन्ना को तावड़े पे शक था कि कहीं उसने ये सारे खून किए हो, पर विक्रांत सर इन्हें घर में दिखाई नहीं देते और विक्रांत सर को ढूंढते हुए ये लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ सभी लोगों के फोटोज और डिटेल्स थे जो भी लोग अब तक मरे हुए थे, साथ साथ संजू और पन्ना के परिवार वाले और गाँव वालों के भी डिटेल्स थे। तो ये सब देखने के बाद पन्ना को विक्रांत सर पे शक होता है क्योंकि पहले वाले इंस्पेक्टर के मरने के 2 दिन बाद ही विक्रांत सर यहाँ पे नए इंस्पेक्टर बन के आते हैं। और कल रात को एक आदमी आग में हाथ डाल के नाच रहा था और आज विक्रांत सर के हाथ में भी पट्टी थी, इसीलिए अब पन्ना को विक्रांत सर पे शक होता है। तभी इन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग खिड़की से देखते हैं तो इन्हें विक्रांत सर कल्चरल कॉस्ट्यूम में मुंह पर रंग लगाकर नाचते हुए दिखाई देते हैं। अब अगले सीन में हमें देखने मिलता है कि पन्ना संजू को लेकर बूढ़ी वाले बाबा के पास आई थी ताकि वो एंटोनी के बारे में जान सके। तो बूढ़ी वाले बाबा इन्हें बताते हैं कि एंटोनी कोमरेतु के भूतनाथ मंदिर की देखरेख करता था। उसके परिवार में उसकी माँ और उसकी बीवी के अलावा 2 बेटे और एक छोटी बेटी थी। और एक बार उनके गांव में जानकी राम नाम के एक टीचर आए थे और वो एंटोनी को कहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजा करो पढ़ने के लिए। तो एंटोनी भी अपने दोनों बेटों को स्कूल में भेजता है पढ़ने के लिए, पर स्कूल में बड़े घर के बच्चे उन्हें काफी परेशान करते थे। तो एक दिन जनार्दन का बेटा संजू भूतनाथ मंदिर का सोना चुरा लेता है और गांव वाले बिना कुछ सोचे समझे इल्जाम एंटोनी पे लगाते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब एंटोनी की माँ दियो अपने दोनों पोतों से कहती है कि अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ से दूर जाओ, और इसी बीच गांव के लोग एंटोनी के घर को भी जला देते हैं। यहाँ माधव और राघव अपनी छोटी बहन को लेकर भाग रहे थे, तभी इनके स्कूल के बड़े घर के बच्चे इन्हें परेशान करने लगते हैं। तो माधव एक पत्थर उठा के इसके सर पे मारता है और राघव को अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ से भागने कहता है। फिर ये सभी बच्चे माधव के पीछे भागते हैं एंड इस लड़के के हाथ से पकड़ लेकर माधव का दांत तोड़ देते हैं एंड फिर ये सब राघव के पीछे भागते हैं। तो राघव इनसे छुपते हुए कुएं के पास आता है और वो अपनी छोटी बहन को एक टोकरी में रख के कुएं के बीच में बांध कर रख रहा था। तभी ये लोग आकर राघव को लात मारते हैं और राघव के हाथ से रस्सी छूटती है और उसकी छोटी बहन कुएं में गिरने की वजह से मर जाती है। और एंटोनी इस दुख और बेइज्जती के कारण अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करता है। पर आत्महत्या करने से पहले उसने एक चिट्ठी छोड़कर गया था जिसमें लिखा था कि जो भी उनकी मौत का कारण है उनका वंश खत्म हो जाएगा। फिर अगले सीन में विक्रांत को दिखाया जाता है जो कि मूसा के अड्डे पे आके उसके सभी लोगों को मारता है। फिर मूसा को जंगल के बीच में बांधकर उसके मुंह पर पेंटिंग करता है। तब मूसा अपने सभी जुर्म कबूल करता है एंड कहता है कि साहब मैं बॉर्डर के इस पार से उस पार इलीगली सामान लेकर आता और लेकर जाता था और मैं ही अपने लोगों को जंगल में बेचता था ताकि लोग डरे रहे और यहाँ पर ना आए, पर मैंने किसी भी बच्चों को नहीं मारा है साहब, वो सब ब्रह्मराक्षस का ही काम है, उसी ने मारा है। तब विक्रांत कहता है कि आज तक तुम ब्रह्मराक्षस बन के लोगों को मारते थे, तो आज ब्रह्मराक्षस तुम्हें मारेगा। फिर सुबह जब विक्रांत और बाकी पुलिस ऑफिसर जंगल में आके देखते हैं तो उन्हें मूसा की बॉडी मिलती है एंड फिर इसके बाद विक्रांत जाता है रकमा के बार पे सेलिब्रेशन करने के लिए। अगले दिन विक्रांत स्कूल के पीटी टीचर लॉरेंस से पूछता है कि तुमने मूसा को क्यों मारा, क्योंकि मूसा के चोरी का सामान स्कूल के पीछे एक गोदाम में मिलता है। तब लॉरेंस बोलता है कि सर मैं बस ये स्कूल चलाता हूँ, ये स्कूल और यहाँ की पूरी जगह जनार्दन जी की है। उसी बीच कांस्टेबल प्रजापति विक्रांत से कहता है कि साहब आप गाँव वालों पे शक कर रहे हो, क्या पता अगर खूनी कोई बाहर वाला हो। फिर विक्रांत अपना दिमाग चलाता है
और वो संजू को पकड़ के मार रहा था, तब पन्ना विक्रांत से कहती है कि आप संजू को क्यों मार रहे हो। विक्रांत सर, हमने आपको देखा था उस दिन मुंह पे रंग लगाकर नाचते हुए। तो विक्रांत कहता है कि मैं बस क्रिमिनल पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहा था नकाब पहनकर। फिर वो ये कहता है कि इन जन्म से पूछो कि ये कौन है, क्योंकि संजू तो मर चुका है। तो ये बताता है कि वो संजू नहीं बल्कि संजू का रूममेट है। संजू हमेशा उससे उसकी माँ की बातें करता रहता था। एंड जब संजू को पता चला कि उसकी माँ को कैंसर है, तो संजू गांव वापस आने के लिए रेडी था, पर आने के एक दिन पहले ही संजू का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। तो एक बेटा तो अपनी माँ को मरने से पहले नहीं देख पाया, पर ये नहीं चाहता था कि एक माँ मरने से पहले अपने बेटे को ना देखे, इसलिए संजू बनकर यहाँ पे आता है। और ये सारी बातें जनार्दन भी सुन लेता है। तो पहले तो वो इसे 3 कान के लगाता है, फिर इसे गले लगता है और फिर वो अपने घर लेके जाके इसे शांता से मिलाता है। तो शांता तो अपने बेटे को देखकर काफी खुश थी, क्योंकि इसे सच्चाई पता नहीं थी और ये अभी भी इसे ही संजू मानती है। यहाँ विक्रांत जब अपनी बेटी को सुलाकर सोने जा रहा था, तभी एक आदमी विक्रांत को चाकू फेंक कर अटैक करता है और वहां से भागता है। तो विक्रांत इसका पीछा करता है और देखता है कि ये आदमी स्कूल के पीछे एक गोदाम में जाता है, जहाँ पे मूसा का चोरी का सामान मिला था। अब विक्रांत जनार्दन जी के घर पे आया था और उन्हें बताता है कि वो मूसा को बकरा बना के जंगल में बांध कर गया था ताकि वो शेर को पकड़ सके, पर उसकी नजर थोड़ी देर के लिए क्या हटी, शेर मूसा को मारकर चला गया। और ये भी बताता है कि वो शेर कोई और नहीं बल्कि मूसा का पार्टनर ही है। तो मूसा और उसके पार्टनर ने पहले पुलिस इंस्पेक्टर को मारा ताकि उनका काम ना रुके, उसके बाद दोनों चेक पोस्ट के गार्ड्स को मारा, और जब मूसा पकड़ा गया तो उसके पार्टनर ने उसे भी मार दिया ताकि उसकी सच्चाई बाहर ना आए। तो इसके पहले का जो इंस्पेक्टर था उसे पहेलियों में जवाब लिखने की आदत थी। तो उसके पर्स में से जो नोट मिला था विक्रांत को, उस पर एक नंबर लिखा हुआ था, जो कि विक्रांत समझ चुका था कि वो मूसा की गाड़ी का नंबर है, पर नोट के ऊपर एक के बाजू में नॉट लिखा था। तो विक्रांत समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। तो काफी सोचने के बाद विक्रांत को समझ में आता है कि वो नॉर्थ नहीं बल्कि नाथ है, यानी कि एक नाथ। तो विक्रांत समझ जाता है कि मूसा का वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि एक नाथ है। और जब विक्रांत ने ये बात इन सभी को बताई तो वहां से एक नाथ भागने की कोशिश कर रहा था, पर विक्रांत उसे पकड़ लेता है। और विक्रांत ये भी बताता है कि रात को जिसने उस पर चाकू फेंकर अटैक किया था वो एक नाथ ही है। तो ये देखने के बाद जनार्दन कहता है कि इस सब का कारण एंटोनी का शाप ही है, क्योंकि एंटोनी के परिवार की मौत के जिम्मेदार मैं और विश्वनाथ है। क्योंकि 28 साल पहले जब भूतनाथ मंदिर से सोना चोरी हुआ था, तो विश्वनाथ ने इल्जाम एंटोनी पे लगाया था और जनार्दन ने इस बात को मान भी लिया था, पर बाद में इन्हें पता चला कि वो सोना संजू ने चुराया था। तो इसी बदनामी के चलते एंटोनी और उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या की थी। इसके बाद पन्ना विक्रांत से बात करने के लिए पुलिस स्टेशन आती है और उसे बताती है कि आपने कोमृत्यु वाले घर में जो फोटोज के साथ चिट्ठियां रखी है, उस पर वही चीज लिखी है जो कि एंटोनी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। और पन्ना ये भी बताती है कि एंटोनी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि जो भी उनके परिवार के मौत का कारण है, उनका वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए पन्ना को लगता है कि एंटोनी और अभी तक मरे हुए बच्चों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। पर विक्रांत को एंटोनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो पन्ना से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो पन्ना उसे बताती है कि बूढ़े वाले बाबा ने उसे ये सब कुछ बताया। उसी वक्त विक्रांत को अपनी बेटी की कही हुई एक बात याद आती है कि जब एक फैंटम मरता है तो उसका बेटा अगला फैंटम बनता है, इसलिए सभी को लगता है कि फैंटम भूत है। इसके बाद विक्रांत एंटोनी की केस फाइल पढ़ना शुरू करता है और उसमें उसे पता चलता है कि एंटोनी के परिवार में 5 लोग मरे थे, लेकिन बॉडी सिर्फ 4 लोगों की मिली थी, एंटोनी, उसकी पत्नी, उसकी छोटी बेटी और उसके छोटे बेटे राघव की, पर उसके बड़े बेटे माधव की बॉडी नहीं मिली थी। तो इस बारे में थोड़ा और स्टडी करने के बाद विक्रांत को पता चलता है कि अभी तक जितने भी बच्चे मरे हैं उन सभी के पापा 28 साल पहले एक ही क्लास में पढ़ते थे और उसी क्लास में माधव भी था। सो अभी विक्रांत समझ चुका था कि अभी तक जितने भी बच्चे मरे हैं उन सभी बच्चों को माधव ने मारा है। पर सवाल ये है कि अभी माधव है कहाँ। रात के वक्त मुन्ना काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब अगली बारी उसकी और संजू की है, क्योंकि एंटोनी और उसके परिवार के मौत के जिम्मेदार जनार्दन और उसके पापा विश्वनाथ भी थे। और उसी वक्त ये दोनों एंटोनी की माँ डीयू को अपने घर में देखकर डर जाते हैं एंड पीछे से इन्हें कोई किडनैप करके लेके जाता है। दूसरी तरफ विक्रांत पीटी टीचर लॉरेंस के घर पे आता है जानकी राम के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जिस वक्त माधव स्कूल में था उस वक्त उस स्कूल के हेडमास्टर जानकी राम थे। और विक्रांत लॉरेंस को ये बताता है कि वो माधव को ढूंढ रहा है। तो लॉरेंस विक्रांत सर के लिए चाय लाने किचन में जाता है। तभी विक्रांत को क्लिक होता है कि लॉरेंस के चेस्ट पे जैसा टैटू है वैसा सेम टैटू माधव के चेस्ट पे भी था। और विक्रांत समझ जाता है कि लॉरेंस ही एंटोनी का बेटा माधव है। एंड जब विक्रांत किचन में पहुंचता है लॉरेंस को पकड़ने के लिए, तब तो वो वहां से भाग चुका था। पर वहां पे विक्रांत को मुन्ना के हाथ का बैंड मिलता है और विक्रांत को पूरा कंफर्म होता है कि लॉरेंस ही एंटोनी का बेटा माधव है। फिर विक्रांत पकरू को उसे भूतनाथ मंदिर लेकर जाने कहता है एंड यहाँ पर विक्रांत अपनी बेटी को भी लेकर आया था साथ में। तो पकरू विक्रांत सर को मंदिर के पास छोड़कर खुद बोट के पास ही रुकता है एंड फिर विक्रांत अपनी बेटी को लेकर मंदिर के अंदर जाता है। मंदिर के अंदर आने के बाद गुड्डी विक्रांत से कहती है कि पापा मुझे डर लग रहा है, आगे मत जाओ। पर विक्रांत उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। और यहाँ विक्रांत को काफी सारी अलमारियां दिखती है जिस पर अभी तक मरे हुए बच्चों के नाम थे, साथ ही साथ उनके सामान और कपड़े थे उस अलमारी के अंदर। तभी विक्रांत को अपनी वाइफ रेणुका का इल्यूजन दिखाई देता है एंड इसके बाद हमें विक्रांत का पास दिखाया जाता है, जहां हमें देखने मिलता है कि विक्रांत अपनी लाइफ काफी हैप्पीली जी रहा था अपने फैमिली के साथ। और विक्रांत की वाइफ वही लेडी है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था,
जो कि अपनी बेटी को लेके कोमरेतु जा रही थी। बेसिकली विक्रांत की वाइफ और उसकी डॉटर कोमरेतु जा रहे थे एक शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए, और विक्रांत उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे कुछ काम था। और फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर विक्रांत से कहती है कि उसकी वाइफ कोमा में है, और यहाँ पे विक्रांत उस अलमारी के सामने पहुंचता है जहाँ पे गीतांजलि रोना का नाम लिखा था। तब विक्रांत की बेटी गुड्डी काफी रोने लगती है और उससे कहती है कि पापा प्लीज आगे मत जाओ, पापा प्लीज आगे मत जाओ, और वो काफी रोती है। अब जैसे ही विक्रांत इस अलमारी का दरवाजा ओपन करता है तभी हमें साइड बाय साइड एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें विक्रांत की डॉटर गीतांजलि की डेड बॉडी देखने मिलती है। अब विक्रांत की बेटी भी गायब हो जाती है और हमें पता चलता है कि अब तक विक्रांत और उसकी बेटी के बीच में हमें जो भी बातचीत देखने मिली थी वो सब विक्रांत का वहम था। अब विक्रांत को लॉरेंस यानी कि माधव की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वो बोलता है कि मेरी छोटी बहन और मेरे परिवार की क्या गलती थी, सोना संजू ने चुराया था और सजा मेरे परिवार को क्यों मिली। फिर माधव पीछे से जाके विक्रांत के सर पे अटैक करता है और उसकी बंदूक छीन लेता है, और हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जिससे कि हमें पता चलता है कि विक्रांत भी उसी क्लास में था जिस क्लास में माधव था, और इन बच्चों ने विक्रांत के हाथ से पकड़ छीन के माधव का दांत तोड़ा था। तो माधव ने विक्रांत की बेटी को इसलिए मारा था क्योंकि विक्रांत भी उसी क्लास में था, पर उसने कभी माधव की मदद नहीं की थी। तो जब विक्रांत होश में आता है वो देखता है कि उसकी बंदूक उसके पास नहीं है, और उसके सामने उसे एंटोनी के माँ दियू दिखाई देती है जिसने की पन्ना को गन पॉइंट पे रखा था और माधव मुन्ना के फेस पर पेंटिंग बना रहा था ताकि वो उसे मार सके। और फिर से हमें एक और पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि जिस दिन माधव की छोटी बहन मरी थी तभी वहाँ से संजू भूतनाथ मंदिर का सोना लेकर जा रहा था, और माधव और राघव समझ जाते हैं कि सोना संजू ने चुराया था। फिर राघव गुस्से में संजू के मुंह पे एक बड़ा सा पत्थर फेंक के उसे मार देता है। एंड यहाँ पर एंट्री होती है माधव के छोटे भाई राघव की, और हमें पता चलता है कि माधव और राघव दोनों जिंदा है। तो उस दिन पुलिस को जो चौथी बॉडी मिली थी वो राघव की नहीं बल्कि संजू की थी, एंड राघव कोई और नहीं बल्कि ये है। तो इसने जो भी कहानी बताई थी कि संजू का एक्सीडेंट हो गया था, ये संजू का दोस्त है, ये सब झूठी थी। अब यहाँ पर इन तीनों के बीच में फाइट होती है एंड विक्रांत माधव को उसी तरह लटका कर मारता जिस तरीके से माधव ने उसकी बेटी को मारा था। पर उसी बीच एंटोनी की माँ दियू ने मुन्ना पर अटैक किया था और राघव भी फिर से उठ के विक्रांत से लड़ रहा था। तो विक्रांत उसके पेट में एक छुरा घुसाता है और उसे यहाँ से नीचे गिरा देता है। अब सुबह जब विक्रांत कोमरेतु गांव से जा रहा था तो पन्ना उसे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए, और शांता विक्रांत से कहती है कि तुम जब बॉम्बे पहुंचोगे तो संजू को एक बार फोन करके पूछना कि वो लंदन से वापस कब आएगा, क्योंकि वो मुझे बिना बताए चला गया। यहाँ पर शांता ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे अभी तक संजू का सच पता नहीं है और किसी ने उसे बताया भी नहीं है। और फिर विक्रांत यहाँ से चला जाता है। एंड पन्ना ने कोमरेतु की ये पूरी कहानी एक बुक में लिखी थी एंड ये बच्चे उसी बुक को पढ़ रहे थे। तो इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।